हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 28 स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों सब्जेक्ट जो है आज हमारा वो अर्थशास्त्र में से है, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी कॉपी में विषय अर्थशास्त्र लिखना, क्लास 10th और वर्कशीट 28, ठीक है। तो देखो आज जो हमारा टॉपिक है वो है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब कि विदेश व्यापार और बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो यहाँ पे इस चैप्टर में से है आपका। तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देश की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। मतलब कि बच्चों जब 20वीं शताब्दी थी तो तब ना जो व्यापार होता था और जो भी किसी भी तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़ होती थी वो देश के अंदर ही अंदर होती थी, ठीक है। हम देश के बाहर कभी भी काम नहीं करते थे। बट अब क्या हुआ, अब जो है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई। अभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? तो वैसी कंपनियां, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखने वाली कंपनियों को ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, ठीक है। तो कहाँ, एक से अधिक देशों में उत्पादन करने वालों कहते हैं। किसे कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन करती है। और अब देखो क्या लिखा हुआ है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के परिदृश्य पर आने के पूर्व भारत जैसे देश से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था, ठीक है बच्चों। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी समझ में आ गया। अब उत्पादन लागत कम करने एवं अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी उन देशों में कार्यालय एवं उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती थी जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य साधन मिले, ठीक है। सस्ता श्रम एवं अन्य साधन मतलब कि देखो वो कहाँ पर करते थे अपना बिजनेस, कहाँ पे अपना कंपनियां बिठाते थे? तो वहाँ बिठाते थे जहाँ पे ना सस्ता श्रम, मतलब कि जो लेबर हैं, जो मजदूर हैं, कम दामों में मिल जाए और बाकी साधन भी मिल जाए आसानी से, ठीक है। फिर है बोला जा रहा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन वैश्विक स्तर पर कर रही थी, ठीक है। वैश्विक मतलब विश्व, ठीक है। अच्छा, भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की मुद्रा को निवेश कहते थे। तो बच्चों वहाँ पे उस वक्त जब हम कोई भूमि खरीदते थे या कोई भवन, कोई मशीन या किसी भी तरह का उपकरण, उपकरण मतलब बेसिकली बच्चों किसी भी तरह का डिवाइस, ठीक है। इंग्लिश में डिवाइस कहते हैं उपकरणों को। तो किसी भी तरह की हम इन चीज़ों को खरीदते थे तो उन्हें क्या कहते थे? निवेश। निवेश में मतलब कि किसी पे निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते थे और जो निवेश बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती थी उन्हें क्या कहते थे? विदेशी निवेश, ठीक है। स्थानीय कंपनियों के साथ स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद करके बहुराष्ट्रीय कंपनी दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही थी। तो प्रभाव जमा रही है। तो बेसिकली यहाँ पर बच्चों एक तरह का कंपटीशन चलता था, प्रतिस्पर्धा चलती थी आपस में सबकी, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब आगे क्या है? आगे है विदेशी यात्रा विभिन्न देशों और आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। व्यापारिक हित के कारण ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई। वास्तव में विदेश व्यापार अपने देश के बाज़ारों से बाहर बाज़ारों तक पहुंचने के लिए उत्पादक का एक अवसर प्रदान करता है, ठीक है। तो बच्चों ये क्यों करता है? बेसिकली तो एकीकरण के लिए, ठीक है, ताकि लोग आपस में मिलकर क्या कहते हैं एक दूसरे देशों में व्यापार करें। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने, देखो ये मैंने अभी जस्ट बताया कि ये विदेशी व्यापार एक और काम हमारा सहायक होता था, एकीकरण, ठीक है। बाज़ारों को एक साथ करने में ये बहुत हेल्प करता था, ठीक है। एक बच्चों आपको ये एग्जाम्पल दे रखा है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। हौडा कंपनी और ये क्या बेचा नहीं बेचा, एक बार ये पढ़ लेना, ये केस स्टडी है, ठीक है। हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं बच्चों। तो देखो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं, तो चलो करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? प्रश्न 1,
अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था? अभी जस्ट हमने पढ़ा विदेशी व्यापार। ठीक है, विदेशी व्यापार अतीत में विभिन्न देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम था। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर था, आप लिख लेना इसे। नेक्स्ट पे आते हैं, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में क्या अंतर है? अभी हमने समझा विदेशी व्यापार क्या होता है बच्चों। तो विदेशी व्यापार अपने देश के बाज़ारों से बाहर के बाज़ारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। ठीक है, और यहाँ पे विदेशी निवेश क्या होता है बच्चों? तो विदेशी निवेश हमारा होता है भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा के निवेश को कहते हैं। अभी जस्ट हमने पढ़ा विदेशी निवेश किसे कहते हैं। यही निवेश बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने पर इन्हें विदेशी निवेश कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर यही निवेश अगर कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी करती है तो उन्हें विदेशी निवेश कहते हैं। तो फिर दूसरा यहाँ पर विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक है। तो ठीक है बच्चों, ये भी आप इसमें से लिख लेना। विदेशी निवेश करके बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमाती है। एक मिनट, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिख लेना। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया सेकंड का। अब आते हैं बच्चों थर्ड में। थर्ड में क्या लिखा हुआ है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या अभिप्राय है? भारत में कार्यरत किन्हीं दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। यह कंपनियां किन वस्तुओं का उत्पादन करती है? तो बच्चों बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है? उत्तर है इसका, एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जो बहुराष्ट्रीय आपका दो एग्जाम्पल, दो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, एक एप्पल और एक मारुति सुजुकी। एप्पल क्या काम करती है? मोबाइल फ़ोन का। मारुति क्या करती है? कारों का व्यापार करती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको क्या कहते हैं ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रश्न 4, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों में कारखानों की स्थापना का क्या प्रमुख उद्देश्य है? ठीक है, प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है बच्चों इसका, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों में कारखानों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य अधिक लाभ कमाना है, क्योंकि इन देशों में सस्ता श्रम, कच्चा माल और बाजार तीनों सुविधा उपलब्ध होती है तथा उत्पादन की लागत कम रहती है, जिसके कारण लाभ अधिक होता है। ठीक है, यही कारण था मेन कि उनको ना एक तो साधन सारे आराम से मिल जाते थे और लेबर जो होता था वो काफ़ी सस्ते दाम में मिल जाती थी। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनी विकासशील देशों में अपनी कंपनियां ज़्यादातर बिठाने की कोशिश करती थी। उनका मेन उद्देश्य यही था। ठीक है, उनका मुख्य उद्देश्य यही था। तो बच्चों आज की वीडियो समाप्त होती है यहाँ पर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, बच्चों अपने फ्रेंड की हेल्प करके उन्हें वीडियो शेयर भी करना। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।